हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर P4। आज से बेटा हम आपका PA4 साइंस का सिलेबस शुरू करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद चैप्टर नंबर 11, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, लेकिन थोड़ा सा नया है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ख़ुद से भी इसको बार बार वीडियो को देख के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है फोर्स इज पुश और पुल, यानी कि किसी भी चीज़ को आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। नाउ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डोर दिया हुआ है, यानी कि आपके घर में भी जो दरवाज़ा होगा उसको या तो आप खींच के खोलते होगे, ठीक है, तो उसको क्या करना हुआ, पुल करना हुआ, और या फिर आप उसको शट करते होगे तो उसको क्या हुआ, पुश करना हो गया। अब फोर्स क्या कर सकता है। सबसे पहले एन इंजन कैन मेक अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट। इंजन क्या करता है, इंजन जो है वो फोर्स अप्लाई करता है कार के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होता है, वो कार रेस्ट से मूविंग पोजीशन पे आ जाती है। एंड द फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार ड्यू टू फ्रिक्शन। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है कि अगर आप ब्रेक्स के ऊपर पैर लगा के उसे पुश करते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उस कार को, मूविंग कार को स्लो डाउन कर देती है या फिर स्टॉप कर सकती हैं। और इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी की जो चीज़ के ऊपर पुश करती है या उसको रगड़ लगा के रोकती है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को जब की यूनिट क्या होती है। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, और इसको अल्फ़ाबेट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। न्यूटन नाम क्यों रखा गया है, दिस यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे, और उन्हीं साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इस यूनिट का नाम रखा गया है। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कैपिटल एन से, दैट स्टैंड्स फॉर न्यूटन। नाउ वी हैव टू सी, हमें ये पता लग गया फोर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे फोर्स, हाउ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, यानी कि फोर्स की हेल्प से मोशन कैसे होता है। देखो दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है फोर्स, ठीक है, और एक है मोशन। मोशन का मतलब है एक चीज़ दूसरी जगह तक मूव कर रही है। फोर्स ये कैसे कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, हाउ एंड व्हेन डू वी मेक यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि हम फोर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो है ये कि एयर पुशेस द ड्राई लीव्स। जितनी भी ड्राई लीव्स होती हैं या सूखी या हरी पत्तियाँ होती हैं, जब एयर चलती है यानी कि विंड ब्लो करती है, तो वो क्या करती है, उन लीव्स को ब्लो करती है, उनको अपनी जगह से पुश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, जो ड्राई लीव्स या जो लीव्स स्टिल थी उनके ऊपर विंड का प्रेशर पड़ा, विंड का फोर्स पड़ा, और वो मूव करने लग गई। In the same way, while flying a kite, we sometimes feel the push of the wind on the kite। यानी कि ये तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब भी आप पतंग उड़ा रहे होते हो, तो आप में से जो जो लोग पतंग उड़ाते होंगे उनको ये पता होगा कि पतंग उड़ाते हुए कई बार उस पतंग को ज़ोर से हमें संभालना पड़ता है, और हमें ऐसा लगता है पतंग के ऊपर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। वो जोर किस चीज़ का होता है, दैट फोर्स इज ऑफ विंड, यानी कि जो वो विंड है वो पतंग के ऊपर, काइट के ऊपर फोर्स लगा रही है, एंड यू हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, फोर्स की ही हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी भारी बकेट या कोई भी भारी सामान को उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट इट। ठीक है, उसके लिए भी जोर लगाना ज़रूरी है, फोर्स ज़रूरी है। अनदर एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओ, ठीक है, या फिर इसका कॉमन एक एग्जाम्पल, अगर आपको शॉपिंग मॉल में आप नहीं भी गए हो कभी, लेकिन आपने अपने घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने, जिसके नीचे व्हील्स लगे हो या जिसमें ट्रॉली टाइप की हो, और आपने उसको पुश किया हो या पुल किया हो, ठीक है, तो आप पुश और पुल करके क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और जिसकी वजह से वो जो ट्रॉली जैसी चीज़ है वो मूवमेंट में आ रही है। सो देयरफॉर
द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो हमेशा कब कब करेगी मूव, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये पेंसिल रखी हुई है, अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स यहाँ नीचे की तरफ से लगा रही हूँ और मैं इसको ऊपर पुश कर रही हूँ, तो देखो ये ऊपर मूव कर रही है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ पुश करूँगी तो ये नीचे पुश होगी, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, पेंसिल का मूवमेंट भी उसी ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि अब इस फोर्स के इफेक्ट क्या हैं। सबसे पहला क्या है, फोर्स कॉजेज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। यानी कि कोई भी स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है, थमी हुई है, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज़ में फोर्स की हेल्प से हम उसका मोशन लेके आ सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला के सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बुक हिल नहीं रही है, अपने आप तो नहीं हिल रही है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर देखो फोर्स लगाऊंगी तो ये बुक मूव कर गई, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा ऊपर की तरफ से फोर्स लगाऊंगी तो ये दोबारा से बुक अपनी जगह पे आ गई, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार भी आप फोर्स लगाओगे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव ही करेगा। अब आप ये कहो कि मैं तो अपने कमरे में जो दीवार है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और वो तो मूव ही नहीं कर रही। मैम कह रही थी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ एक जगह रुकी हुई है अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मूव कर जाएगी। देखो वो दीवार मूव क्यों नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगाए जाने वाला जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा उसकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है। यानी कि अगर मैं उतने ही फोर्स से, ठीक है, एक छोटे से टेबल को मूव करना चाहूँगी तो मैं उसे कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं अपने फोर्स से एक भरे हुए ट्रक को धक्का दे लूँ और ये मूव करने लग जाए, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वो उतने बड़े ट्रक को, जो लोडेड है, जिसमें सामान भरा हुआ है, उसको मूव करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड दैट येस, force can cause motion in stationary objects, but this also depends on the size of the stationary object जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका बेटा नंबर 2, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अभी तक हमने पढ़ा कि जो बॉडी एक जगह थमी हुई है, रुकी हुई है, उसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया है तो हम उसको मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ही एप्लीकेशन फोर्स का क्या है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स की हेल्प से आप उसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको घुमाया है और अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको घुमाए हुए के ऊपर दोबारा से स्टॉप करना पड़ेगा। इसका सबसे आसान एग्जांपल क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या बॉल से कैच खेलते हो, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉल मूव करके जा रही है और आपने क्या किया, उसको ग्रिप करके अपने दोनों हाथों में स्टॉप कर दिया। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने मूविंग बॉल को फोर्स लगाया और वो रुक गई। ऐसे ही क्या है, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, किसी ने आपकी तरफ किक किया लेकिन आपने उसको स्टॉप कर दिया तो वो रुक गई, ठीक है। अब तीसरा यूज़ क्या है, फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन स्पीड। फोर्स की हेल्प से आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल सबसे आसान क्या है, जब आप फुटबॉल खेलते हो तो एक स्पीड से आपकी तरफ बॉल आई, आपने उसके ऊपर फिर से फोर्स लगा दिया, टांग से जोर से उसको मारा और वो फिर और ज़्यादा तेज स्पीड से दूसरे प्लेयर की तरफ चली गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, जितनी स्पीड से आपके पास बॉल आ रही थी उससे ज़्यादा स्पीड से आपने उसे आगे पुश करके फोर्स लगा के उसको मूव करवा दिया, ठीक है। नाउ अ फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम एक फोर्स को अप्लाई करें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मान लो कि कोई इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और आपने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या हो गई, स्लो हो गई। नेक्स्ट यूज़ है बेटा, फोर्स की एप्लीकेशन क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी कि एक चीज़ ये है कि अगर आपकी तरफ किसी एक डायरेक्शन से, किसी एक दिशा से कोई चीज़ आ रही है और आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया और वो दूसरी दिशा में चली गई, दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो आपने क्या किया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल देखो, आपकी बुक में कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपकी तरफ बॉल आई और आपने उसके ऊपर बैट से फोर्स लगाया, पुश किया
और वो जो जिस डायरेक्शन में बॉल आई थी उससे दूसरे ही किसी डायरेक्शन में वो बॉल चली गई उसको हिट करने से। तो क्या हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज़ क्या है, फोर्स की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करते हो, शेप में चेंज कर सकते हो। सबसे आसान एग्जाम्पल जो हर मॉर्निंग अगर आप सबसे पहली बात तो आपको ये देखना चाहिए आप लोग ब्रश करते हो। इट इज़ अ गुड हैबिट एंड यू शुड ऑल डू इट। ठीक है, जब आप सुबह ब्रश करते हो और आप पेस्ट को क्या करते हो, पेस्ट को बाहर निकालने के लिए ट्यूब को प्रेस करते हो, तो क्या होता है, वहाँ से ट्यूब अंदर को हो जाती है, यानी कि उसकी पहले जो शेप थी वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल थी, बिल्कुल प्रॉपर थी, और फिर आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वो बीच में से प्रेस हो गई। ठीक है, तो उसकी शेप चेंज हो गई ना, यानी कि फोर्स की हेल्प से क्या हुआ, आपने एक ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर दिया। तो ये तो हो गए बेटा कि कितन जो फोर्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो फोर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब यानी कि जब एक चीज़ की टच में दूसरी चीज़ आ रही है और उन चीज़ की वजह से जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि द फोर्स विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज टच ईच अदर आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेंसिल यहाँ पड़ी हुई है और मैंने अपने हैंड से इसको टच किया तभी ये मूव हुई ना। ठीक है, तो यानी कि मेरा और हैंड का और पेंसिल का कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फोर्स को क्या कहेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका सबसे आसान तरीका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, जब मैंने आपसे शुरुआत में बताया, जैसे कि कोई अगर मूविंग चीज़ है उसके ऊपर आप कोई चीज़ टच कर रही है, उसे रगड़ रही है, रगड़ खा रही है, तो क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज टर्न करो बेटा, पेज नंबर 116 पे आ जाओ। इस पे दिया हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि द फोर्सेस विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज डू नॉट टच ईच अदर आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती हैं और उसके बावजूद भी मूवमेंट हो रहा है, देखो जब फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अगर दो बॉडीज आपस में टच नहीं कर रही हैं, कांटेक्ट नहीं कर रही हैं और फिर भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका सबसे आसान और कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, जो मैग्नेट होती है, चुंबक जिसे आप कहते हो, जब आप उसको लोहे की किसी बड़ी चीज़ के पास लाते हो तो क्या होता है, वो चुंबक आपसे छूट के और लोहे की चीज़ को चिपक जाती है। या फिर अगर आप उस चुंबक को, उस मैग्नेट को जब आप किसी भी पिन्स के पास लेके आते हो तो वो पिन्स क्या होती है, अपनी जगह से उठ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है ना। यानी कि आप टच नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके पास लेके जा रहे हो उन चीज़ों को और वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेट की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स यानी कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नेक्स्ट आ जाओ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट जो वर्ड है ये रिजल्ट से बना है। रिजल्ट क्या होता है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो उसके बाद आपके मार्क्स आते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स में आपने क्या कुछ लिख के आए हो उसका नतीजा निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट। और वैसी ही चीज़ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि आपने जो जो टोटल फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स लग गया, ठीक है, उसको उसको क्या कहते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं या नेट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर तो ये फोर्स जो आप लगा रहे हो, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है, आपका अप्लाइड फोर्स और मूवमेंट का पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि F1 एंड F2 क्या हुआ, देखो मैं बताती हूँ। ये फिर से हम इस पेंसिल को ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रही हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल मूव करे नीचे, और इधर से दूसरा जना इस पेंसिल को इसी तरफ खींच भी रहा है, यानी कि मैं भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ और जो पेंसिल को इधर से खींच रहा है वो भी नीचे की तरफ ही पुल कर रहा है। यानी कि क्या होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब दूसरी तरफ से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेंसिल को नीचे पुश करना है लेकिन नीचे से पेंसिल को ऊपर की तरफ पुश हो रहा है।
ठीक है। तो पेंसिल का टोटल मूवमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को हम आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कौन से में से कौन से, हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होती है, ठीक है। तो जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा डल रहा होगा, ठीक है, उसमें से जिधर से फोर्स कम पड़ रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं। देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मान लो ये एक बुलक कार्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर 100 न्यूटन सामान रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 बुलक कार्ट्स हैं, यानी कि 2 बुल्स हैं जो, तो क्या होगा, हर एक बुल को 50-50 न्यूटन, ठीक है, सामान को खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें से एक बुल हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा जोर किस पे आ जाएगा, एक ही बुल पे आ जाएगा। यानी कि इस एक ही बुल को जहाँ पे 50 न्यूटन जोर लगाना पड़ रहा था, अब उसे 100 के 100 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ताकि वो 100 न्यूटन लोड को अपनी तरफ खींच सके। इसको और आसानी से समझने का एक और तरीका है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला जो बॉय है, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और कितने कितने फोर्स से पुश कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। दूसरी तरफ से ये वाला जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स से ही अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, यानी कि 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बॉय है जो साइकिल पे चढ़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, 80 न्यूटन फोर्स लगा के इस साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सामने से दूसरा बॉय आता है और वो क्या करता है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा के इस 80 न्यूटन वाली फोर्स की जो बाइसिकल है इसको रोकने की कोशिश करता है। तो अब क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स अब हम कैसे निकालेंगे। देखो ये वाला ज़्यादा हुआ और ये वाला कम, यानी कि हम 80 न्यूटन माइनस F2 माइनस F1 कर देंगे, यानी कि दोनों में से जो सब्सट्रैक्ट निकलेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, नतीजा फोर्स का निकलेगा, ठीक है। सो ये बेटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें नहीं है बेटा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपकी लाइव क्लास में इसको दोबारा से आपको समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बार बार इस जो बुक को भी रीड करोगे और इस वीडियो को भी ध्यान से देखोगे, ठीक है। एक बार हम रिजल्टेंट फोर्स फिर से कर लेते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स, यानी कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लग रहा है उसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। If the force is acting in one direction, then the resultant force is sum of all the forces, यानी कि अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सारे ही फोर्सेस का सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन if the force is acting on a body in 2 different directions, then the resultant force is greater force minus the smaller force, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो जोन सा फोर्स ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले फोर्स को हम माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा यू विल एंजॉय डूइंग दिस चैप्टर, एंड आप इसको रीड करिए ध्यान से और इस वीडियो को बार बार देखिए। टेक केयर, बाय बाय।